साथियों नमस्कार, मैं आनंद। पिछले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पे बात कर रहे थे। ये पॉलिटी के सीरीज की 7th वीडियो है और फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस वीडियो को, चूँकि एक सीरीज में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको 2 भागों में लेकर के आएंगे। आज इसी फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो का अपना ये सेकेंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 22 तक की चीज़ों को देखा था। उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस जिसको हम रेगुलर लेकर के आते हैं उसको भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग इससे आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 ध्यान रखिएगा, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इंसानों की खरीद बिक्री। तो यहां ध्यान रखिएगा आर्टिकल 23 क्या करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है। एंड फोर्स्ड और बेगार लेबर, जो पुराने जमानों में होता था कि लोगों को फोर्स्ड काम करवा लिया गया, बेगार काम करवा लिया गया, आर्टिकल 23 इन चीजों को रोकता है। यहां ध्यान रखिएगा ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है और ये आर्बिट्री एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द स्टेट से रक्षा करता है। किसके सेंस में? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेंस में। प्रोहिबिट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन लाइक गुड्स, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीजों को बैन करता है। और दूसरा है बेगार एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें ध्यान रखिएगा कि अनपेड लेबर, उसी को बेगार कहा जाता है। बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, वह भी बेगार का है टाइप, जहां पर वेज नहीं दिए जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते। इन दोनों ही चीजों को रोकता है। और यहां ध्यान रखिएगा कि संसद को, पार्लियामेंट को आर्टिकल 23 ये इस पे कानून बनाने के पावर्स देता है और पार्लियामेंट इस पे कानून भी बना रखा है। और साथ ही साथ इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है आर्टिकल 23(2), ये कहता है कि परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पजेस। अब मान के चलिए कि कभी स्टेट को ऐसी जरूरत पड़ जाए कि कंपल्सरी सर्विस लेने की जरूरत पड़ जाए किसी काम को लेकर के, जैसे मिलिट्री है, सोशल सर्विस है, तो वहां स्टेट ऐसा कर सकता है। लेकिन स्टेट हर हमेशा ऐसा नहीं करेगा, कुछ सर्टेन केसेस में ही इस तरीके की चीजें होंगी। और जब भी ऐसा होगा तो स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इनमें से किसी भी आधार पे स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है साथियों आर्टिकल 24। ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है और कुछ सर्टेन कंडीशंस इसमें बताए गए हैं जिसके अंतर्गत ये काम करता है। ये कहता है कि प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजार्डस ऑक्यूपेशंस, कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज। यहां ध्यान रखिएगा कि बेसिकली 2 तरीके की चीजें हैं इसमें, हैजार्डस और नॉन हैजार्डस। हैजार्डस जो कि बच्चों के स्वास्थ्य आदि चीजों के लिए खतरनाक होगा, जिसमें बच्चों को कोई, मतलब ये कहिए कि लाइफ थ्रेटन्स हो सकता है। नॉन हैजार्डस का मतलब है कि लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होगा लेकिन उतना समस्या इसमें नहीं है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 24 हैजार्डस चीजों को लेकर के कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को हैजार्डस चीजों में नहीं लगाया जाएगा। नॉन हैजार्डस चीजें जैसे दुकान हो गया, कोई घर में काम हो गया, अब मान लीजिए कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है तो इन चीजों में इसे लगाया जा सकता है, नॉन हैजार्डस में, हैजार्डस में नहीं लगाया जाएगा। यही कह रहा है यहाँ, बट डज नॉट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन नॉन हैजार्डस वर्क
हाउस होल्ड एक्टिविटीज वगैरह में लगाया जा सकता है। इस पे भी ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज, और पार्लियामेंट ने इस पे बनाया है चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट। ये मेन एक्ट 1976 का है, जिसको बाद में आकर के 2016 में अमेंड किया गया है। कुछ सर्टेन चीजों की डेफिनेशंस इसमें बढ़ाई गई हैं। एक चीज यहाँ पे साथियों और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एड ऑन कर देता हूं कि डू यू नो द नेम ऑफ कैलाश सत्यार्थी? यही नई दिल्ली के हैं। कालका जी के पास उनका एनजीओ चलता है बचपन बचाओ, और उनको आर्टिकल 24 के रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड उन्होंने काम किया था, जिसको लेकर के उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके बाद है साथियों आर्टिकल 25। ये हमारा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन देता है। मतलब अंतरात्मा को सुनने की स्वतंत्रता देता है। प्रोपेगेशन, प्रैक्टिस और प्रोफेशन, इन तीनों चीजों की स्वतंत्रता देता है। किस सेंस में? रिलीजन के सेंस में, यहां ध्यान रखिएगा। धर्म से संबंधित ये हमें छूट देता है। ये कहता है गारंटीज टू ऑल पर्सन्स, भारत में रहने वाले सभी लोगों को ये गारंटी देगा। सिटीजन एंड फॉरेनर्स दोनों हैं इसमें। एन इक्वल एंटाइटलमेंट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। धर्म से संबंधित ये चीजें हैं। इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कहने का मतलब है कि इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विथ गॉड और क्रिएचर्स इन व्हाटएवर ही डिजायर्स। हम और आप आंतरिक रूप से अंतरात्मा के बात को या मन की आवाज को सुनने के लिए, अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। दूसरा इसके अंदर है राइट टू प्रोफेस, वन ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ। हम और आप किसी भी धर्म को मानने और उसको प्रोफेस करने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। राइट टू प्रैक्टिस, हम और आप किसी भी धर्म की चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र हैं। परफॉर्म्स रिलीजियस ड्यूटीज, राइट्स एंड रिचुअल्स। हर धर्म के अपने अपने रिचुअल्स हैं, हम उनको मानने के लिए स्वतंत्र हैं। राइट टू प्रोपेगेट, ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ। हम अपने रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोपेगेट करने के लिए भी, एक जगह से दूसरे जगह बताने के लिए, समझाने के लिए, इन चीजों के लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि डज नॉट इंक्लूड द राइट टू फोर्सिबली कन्वर्ट अनदर पर्सन। लेकिन धर्मांतरण का अधिकार इसके अंतर्गत नहीं है। बड़ी अच्छी इसकी कहानी है, फादर स्टेनिस्लॉस की कहानी है, मध्य प्रदेश की कहानी है। उनके द्वारा जिस क्षेत्र में वो रह रहे थे वहां धर्मांतरण करवाया जा रहा था। तो जब इसमें विवाद बढ़ा तो स्टेनिस्लॉस के जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने आर्टिकल 25 का हवाला दिया कि हर व्यक्ति इसके लिए स्वतंत्र है कि वो किसी धर्म को माने, उसकी चीजों को प्रोफेस कराए, प्रोपेगेट करवाए। लेकिन यहाँ सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन इसके अंतर्गत धर्मांतरण नहीं होगा। धर्मांतरण तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तित करे। फोर्सफुली धर्मांतरण संभव नहीं है। साथ ही साथ यहां ध्यान रखिएगा कि इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आर्टिकल 25(2) में है। स्टेट कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटीज associated with religious practice and provide for social welfare or reform Hindu religion institutions to all classes। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि कहता है कि रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटीज, ये बेसिकली किसके नाम पे स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? सोशल एंड वेलफेयर रिफॉर्म्स के नाम पे। और हिंदू के अंतर्गत सभी हिंदुओं को इसमें शामिल किया जाता है। आर्टिकल 26 साथियों फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की स्वतंत्रता हमें देता है कि हम अपने धर्म से संबंधित अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। यहां
हर आदमी को यह छूट है कि वो कलेक्टिव, उसको राइट दिया गया है कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशंस को मैनेज कर सकता है, और इसके अंतर्गत कुछ चीजें दी गई हैं जिसमें है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस। हमें यह स्वतंत्रता है कि हम अपने धार्मिक चीजों या मान्यताओं को लेकर के चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं। दूसरा कहता है मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। हम सभी रिलीजियस मैटर्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं। तीसरा कहता है ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम अपने धार्मिक चीजों को लेकर के मूवेबल एंड इमूवेबल, चल और अचल संपत्ति को बना सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, जमीन, चंदे, सब सारी चीजों को। और चौथा है एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और उस प्रकार से अर्जित की गई प्रॉपर्टी को साथियों हम कानून के अनुसार, यहां ध्यान रखिएगा, अपने अनुसार नहीं, कानून के अनुसार मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों आर्टिकल 27। ये कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। हम टैक्सेस धर्म से संबंधित या धर्म के प्रमोशन से संबंधित कर देने से स्वतंत्र है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये कहता है मैंडेट्स दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीडिंग्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated for the promotion or maintenance of any particular religious or religion or religious domination। यहां ध्यान रखिएगा कि ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म से संबंधित चीजों को लेकर के कर अदा करने की छूट है। यहां दो चीजें हैं, फीस या टैक्स, और दूसरा है फी। साथियों टैक्स क्या है? एक मैंडेटरी लेवी है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स और टैक्स बर्डन शब्द को यूज किया जाता है कि जिस व्यक्ति पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स पड़ेगा या टैक्स बर्डन पड़ेगा, ही हिमसेल्फ हैव टू पे इट। और यदि टैक्स नहीं पे किया जाएगा तो स्टेट का इस पे एक्शन हो सकता है। लेकिन फी क्या है? इट इज नॉट अ मैंडेटरी लेवी। इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी सेवा को यूज करते हैं तो वहां आप क्या करते हैं, उस सेवा को यूज करने के एवज में या उसके बदले में कुछ पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फीस। तो फीस इज नॉट मैंडेटरी लेवी। जब आप किसी से कुछ यूज करते हैं देन दैट इज कंसिडर्ड एज द फी। लेकिन जब टैक्स बर्डन और इंसिडेंस ऑफ टैक्स जिस व्यक्ति पे गिरता है उसी को पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। तो देन टैक्स इज द मैंडेटरी लेवी, वेयर एज द फी इट इज बेसिकली पेड फॉर बेसिकली एनी पर्टिकुलर सर्विस विच वी आर यूजिंग। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि टैक्स नॉर्मली दो टाइप का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स होगा जो हम और आप पेमेंट या कहीं से भी मतलब कुछ चीजों को मतलब जिस व्यक्ति पे वो गिरेगा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जिस पर होगा वही उसको पे करेगा। तो इसमें नॉर्मली जो हम लोग पेमेंट वेमेंट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, उस पर दिया गया टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स दिया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स तभी हमारे ऊपर पड़ेगा जब नॉर्मली कि हम किसी वस्तु वगैरह की खरीद बिक्री वगैरह करते हैं, जैसे जीएसटी है, हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तब जाके टैक्स पे करते हैं। तो आर्टिकल 27 रिलीजियस टैक्सेशन से हमें छूट देता है, ये ध्यान रखना है। कर कहीं पे भी किसी भी धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति को पैसे देने के लिए या टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए फीस लिया जा सकता है, टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब आप अपने मन से दे सकते हैं, आपको जबरदस्ती कंपेल्ड नहीं किया जाएगा। दैट इज आर्टिकल 27। टैक्स वर्सेस फीस प्रोहिबिट्स द लेविंग ऑफ टैक्स फॉर रिलीजियस प्रमोशन। ये क्या करता है? आर्टिकल 27 प्रोहिबिट करता है लेविंग ऑफ टैक्स से किसी रिलीजियस प्रमोशन के लिए, बट परमिट्स द कलेक्शन ऑफ फीस। फीस आप कलेक्ट कर सकते हैं टू मीट
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइड सेकुलर सर्विसेज सेफली पिलग्रिम्स, जिसमें हज सब्सिडी है, रेगुलेशन ऑफ पिलग्रिमेज मैनेजमेंट फीस है, किसी तरीके से फीस ले सकते हैं। सिंपल एकदम मतलब आसान भाषा में समझिए कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फीस दिया जा सकता है। नेक्स्ट है साथियों आर्टिकल 28। ये कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये बताता है कि रेगुलेट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन 4 डिस्टिंक्ट ओनरशिप कैटेगरीज। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अटेंडेंस हाजिरी देने से रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में छूट देता है। ये ध्यान रखिएगा कि बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ के लिए बात करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सेंस में ये बात करेगा। इस आर्टिकल के द्वारा 4 प्रकार से या 4 भागों में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड करेंगे। ये कहता है होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ऐसी कोई संस्था जिसको पूरी तरीके से राज्य मेंटेन करती है, राज्य फंड करती है, उन जगहों पे किसी भी प्रकार के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल्स आप देखते होंगे, इन संस्थाओं में सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, इन चीजों में छुट्टी रहती है। दूसरा है एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बाय एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट और एंडाउमेंट। मान लीजिए कोई ऐसी संस्था है जिसको किसी, ये समझ लीजिए कि मतलब किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है और उसको स्टेट फंड देती है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिट किए जाते हैं। जैसे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, डीएवी है। मुस्लिम्स वगैरह में मान लीजिए कि फोकानिया वगैरह का एजुकेशन है, यदि उसको स्टेट फंड कर रही है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि उन जगहों पर रिलीजियस एजुकेशन परमिट है। ठीक है। और तीसरा है रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस। किसी संस्था को यदि स्टेट रिकॉग्नाइज करती है तो वहां पे वॉलंटरी बेसिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जा सकता है। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं और यहां पे ध्यान रखिएगा कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, इन दोनों के लिए वॉलंटरी बेसिस के जो कंडीशंस हैं, इसके 2 कंडीशंस हैं। मान लीजिए कि 18 इयर्स का कोई बच्चा है, यहां ध्यान रखिएगा, या इससे कम का कोई बच्चा है, तो इससे जो माइनर है उसको पेरेंट की अनुमति लेनी होगी, और इससे प्लस का जो बच्चा है उसको जब तक खुद मर्जी नहीं होगी तब तक वह उसमें नहीं जाएगा। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। 18 साल से कम की उम्र है तो उसके गार्जियन की कंसेंट यहां आवश्यक है। अगला है माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये कहता है गारंटीज प्रोटेक्शन फॉर कल्चरल राइट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ग्रुप। ये कहता है कि माइनॉरिटी के कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 29 किस तरीके से? 29(1) कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैज द राइट टू कंजर्व द सेम। कि भारत का रहने वाला कोई भी माइनॉरिटी जिसका अपना डिस्टिंक्ट अलग जिसकी भाषा है, स्क्रिप्ट है, उसका अपना कल्चर है, तो उसको यह अधिकार है कि वह उसको प्रोटेक्ट करके रख सकता है साथियों। एंड आर्टिकल 29(2) कहता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और
लैंग्वेज। यहां ध्यान रखिएगा कि यह कहता है कि किसी भी तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन है वहां पे किसी भी भारत के सिटीजन को केवल रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर जाने से मना नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज को आप इस आधार पर मना नहीं कर सकते हैं कि दीज आर द माइनॉरिटीज। इसका स्कोप है कि कवर्स बोथ religious and linguistic minorities and any section of citizen including majority groups। ये सभी के लिए लागू होगा। इसके बाद है आर्टिकल 30 साथियों, ये माइनॉरिटी राइट्स की बात कर देगा, जिसमें एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग साथियों, ये संविधान हमारा हमें अधिकार देता है कि ये ग्रांट्स स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एक्सक्लूसिवली टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। कोई रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनको ग्रांट्स दिया जाएगा उनके प्रोटेक्शन के लिए कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश करके मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा साथियों, राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, उनको ये अधिकार है कि अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना करके उसको एडमिनिस्टर और मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं जामिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद बेसिकली मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे, दिल्ली में सेंट स्टीफेंस, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय स्टेट फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट देयर राइट्स। यहां ध्यान रखिएगा कि राज्य कंपनसेशन अमाउंट देगा और वो इतना देगा जिससे इन इंस्टीट्यूशंस के प्रॉपर्टी को और इन चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सकता है। और तीसरा कहता है स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्राउंड देयर द माइनॉरिटी मैनेजमेंट। और राज्य इस आधार पर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा उसको ग्रांट्स देने में कि वो किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी माइनॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें इसका केस गया था टीएमए पाई फाउंडेशन का, 2002 का केस है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि माइनॉरिटी स्टेटस इज डिटरमाइंड स्टेट वाइज बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट नॉट बाय द नेशनल टोटल। ये कहता है, सर्वोच्च न्यायालय कहती है इसमें कि जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो उसमें इसमें मेनली कहा गया कि दो आधार पे माइनॉरिटी होंगे, रिलीजन पे और लिंग्विस्टिक आधार पे, और कहा कि ये स्टेट वाइज इसके डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, नेशन वाइज डेटा कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, राज्य इसके डेटा खुद देगी। इसके बाद है साथियों आर्टिकल 32, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें रिट्स की बात की जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आचार्य दुर्गादास बसु इसको कहते हैं कि पहले तो रिट है क्या। रिट के लिए आचार्य दुर्गादास बसु कहते हैं कि दीज आर द प्रीरोगेटिव एक्शंस ऑफ द सॉवरेन। आचार्य दुर्गादास बसु का मत है कि रिट बेसिकली होता क्या है, या रिट का डेवलपमेंट इंग्लैंड में हुआ, और ये रिट है क्या, तो प्रीरोगेटिव एक्शंस है सॉवरेन का। समझिएगा कि जैसे हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में संसदात्मक सरकार की स्थापना है सन 1688 के बाद, तो उसके बाद वहां पे ये कह लें कि राजतंत्रात्मक या संसदात्मक राजतंत्र की स्थापना की गई। मतलब संसद तो है ही, लेकिन राजा और रानी क्या है, हेड है। तो इस तरीके का जो वहां सॉवरेन था उसको ये एक्शन दिया गया कि उसको ये पावर दी गई कि मान लीजिए कि कभी संसद के द्वारा कोई इस प्रकार के कानून बना दिए जाएं जो कि लोगों के अधिकारों को का हनन करें, तो वहां पे जो सॉवरेन है उसको ये शक्ति दी गई कि वह इसको
रोक करके इस पर एक्शन ले सकता है। आगे लिखते हैं दुर्गादास बसु कि जब लिखित संविधान का उदय हुआ, कहने का मतलब है कि जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लाइट में आया, तो ये चूंकि वहां पे तो कोई सॉवरेन था नहीं, राजा और रानी तो वहां थी नहीं, तो ये प्रेरोगेटिव एक्शंस जो इंग्लैंड में सॉवरेन को दिए गए हैं, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वहां पे जुडिशियरी को दे दिया जाता है। मतलब जुडिशियरी यहां से क्या करता है, तो जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम शुरू करता है। और इसके बाद से दुर्गादास बसु का यह मत है कि जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इन सबों में जुडिशियरी ही प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए काम करती है। भारतीय संविधान में भी यही है कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघित हो रहा है, तो वो सीधे आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाएगा या 226 के तहत उच्च न्यायालय भी जा सकता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि यहीं से आता है जुडिशियरी को रिट जारी करने की शक्ति। और आज के मतलब ये कह लीजिए कि संवैधानिक तंत्र, मतलब राजतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र में जुडिशियरी प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए भी काम करती है। अब जब हम इसमें देखते हैं तो जुडिशियरी के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। यहां तक मैं ऐसा करता हूं कि आप रिट समझ गए होंगे कि रिट है क्या। अब जब लोकतंत्र की बात आएगी तो अब अमेरिकन पैटर्न को इंडिया में भी फॉलो किया गया। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जुडिशियरी 5 प्रकार के रिट्स जारी करती है। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, सशरीर उपस्थित होना। यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसका एक्सटेंशन है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट उन ग्राउंड्स को चेक करता है जिस ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया गया है। यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि यह गलत है तो उसको फ्री कर देगा, यदि सही पाता है तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। दिस इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। यहां ध्यान रखिएगा कि इसका फंक्शन है कोर्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिटेन्ड पर्सन टू एग्जामिन द लीगल validity of their detention, releases individuals if detention is illegal or arbitrary, और इसका स्कोप है enforceable against both public authorities and private individuals। दोनों पे लगेगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे लगेगा। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस का मतलब है कमांड। जब जुडिशियरी कमांड देती है, ऑर्डर देती है, इसमें मान लीजिए कि कोई पब्लिक ऑफिसर है जिसको उस कार्य को करने के लिए ऑथराइज किया गया है और वह उस कार्य को करने से मना करता है, तब जाकर के जुडिशियरी मैंडमस रिट इशू करती है। ये ध्यान रखिए, इसका फंक्शन है डायरेक्ट्स अ पब्लिक ऑफिशियल, स्टैट्यूटरी बॉडी और लोअर कोर्ट टू परफॉर्म एन ऑफिशियल ड्यूटी दे हैव फेल्ड टू रिफ्यूज टू एक्सिक्यूट। इसका स्कोप है एनफोर्सेबल अगेंस्ट पब्लिक बॉडीज, ये सरकारी बॉडीज पे लगेगा। कैनॉट बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंटिटीज, प्राइवेट इंटिटीज पर इसको लागू नहीं किया जाएगा। ये याद रखिएगा, एक्सेप्शन है, ये पूछा गया है, बीपीएससी में इसको पूछा गया था कि कौन सा है जो कि प्राइवेट बॉडीज पे नहीं लगेगा, प्रेसिडेंट पे नहीं लगेगा और स्टेट के गवर्नर्स पे इसको लागू नहीं किया जा सकता है। अगली रिट है साथियों प्रोहिबिशन और चौथी है सर्टोररी। यहां ध्यान रखिएगा कि प्रोहिबिशन और सर्टोररी ये दोनों ही रिट्स न्यायालय के द्वारा लगाए जाते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लोअर जुडिशियरी पर लगाए जाते हैं। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है कि यदि लोअर जुडिशियरी कोई ऐसे केस को सुन रही है जिसको सुनने का उसके पास अधिकार नहीं है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी, रोक देगी। दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिट, टू स्टॉप और टू फॉरबिड। और सर्टोररी का मतलब होता है कि अब उस केस को जिसको सुनने का अधिकार होगा उसको वो ट्रांसफर कर देगी सर्टोररी से। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोहिबिशन और जो सर्टोररी ये लॉ में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन रहा है कि कौन से ऐसे 2 रिट्स हैं जो कि केवल और केवल जुडिशियरी के लिए लगते हैं साथियों, तो दैट इज प्रोहिबिशन एंड सर्टोररी। यहां ध्यान रखिएगा कि इसका फंक्शन है प्रोहिबिशन का issued by a higher court to a lower court or quasi judicial body to prevent it exceedingly its jurisdiction or taking on case of its outside authority। इसका स्कोप है साथियों
exclusively preventive in nature, applicable only against judicial and quasi judicial bodies। इसको रट के रखिएगा। सर्टो रेडी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। यहां पे इसका फंक्शन है साथियों, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू क्वैश एन इलीगल ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय अ लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल और ट्रांसफर अ पेंडिंग केस टू इटसेल्फ। इसका स्कोप है साथियों both preventive and curative in nature and applicable against judicial, quasi judicial and administrative authority। काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। और पांचवा है साथियों क्यो वारंटो, ये है बाय व्हाट अथॉरिटी। अब मान लीजिए कि आप आईएएस बनते हैं और आपके खिलाफ क्यो वारंटो लगाया जाता है, तो जुडिशियरी इसमें क्या करेगी, आपके उस वैधता को या अधिकार को जांचेगी जिससे आप उस पद पे बैठे हैं। एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को जांची जाएगी, सर्टिफिकेट्स जांचे जाएंगे, और यदि ये सही पाया जाएगा तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं सही पाया गया तो आपको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के या फिजिकली हैंडीकैप के आरक्षण को लेकर के काफी विवाद भी हुआ था, तो उस टाइप के केसेस में क्यो वारंटो लगेगा। इसका फंक्शन है prevents a person from illegal usurping or holding a public office by inquiring into the legal validation of their claim to that office। इसका स्कोप है applicable only to permanent substantive public offices created by statute or constitution and can be sought by any citizen, does not require an aggrieved party। ठीक है, ये रिट्स थे साथियों। थोड़ा सा रिट में और यहां ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिट जारी करने के पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करेगा, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से रिट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी करेगा और साथ ही साथ पूरी इंडिया के लिए ये रिट जारी करेगा। और हाई कोर्ट यहां ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट्स के लिए भी जारी कर सकता है या अदर राइट्स के लिए भी जारी करेगा। ये ओनली उस स्टेट के लिए जारी करेगा, केवल उस राज्य के लिए काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट पूरी इंडिया के लिए जारी करेगा। और साथ ही साथ यहाँ आचार्य दुर्गादास बसु और यहां ध्यान रखिएगा कि ब्रजकिशोर शर्मा भी इससे साथियों सहमत हैं कि भारत में केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही, ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न था कि भारत में रिट कौन कौन जारी कर सकता है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि ब्रजकिशोर शर्मा के साथ साथ दुर्गादास बसु भी इससे सहमत हैं कि भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अधिक या उसके नीचे के किसी न्यायालय को, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय वगैरह को रिट जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है साथियों। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने और घटाने की शक्ति संसद के पास है, तो इस पे संसद चाहे तो कानून बनाकर ऐसा कर सकता है, परंतु अभी तक ऐसा नहीं किया गया। तो बिल्कुल इसको याद करके रखिएगा कि ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशूइंग ऑफ रिट्स ओनली। या इसमें पूछा गया है, पीटी में पूछा गया प्रश्न है साथियों। इसके बाद है साथियों आर्टिकल 31, इसको अलग से रखा गया है। अलग से रखने का मतलब है कि ये ध्यान रखिएगा कि इसको हटा दिया गया है, जो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था उसको आर्टिकल 300A के तहत रख दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें हैं जो कि ये ध्यान मेनली ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 31 साथियों लैंड रिफॉर्म्स से डील करता है, इसीलिए साथियों इसी के अंतर्गत 9th शेड्यूल के प्रावधान आते हैं जो कि लैंड रिफॉर्म से डील करेगा। ये ध्यान रखिएगा
ये संविधान संशोधन या कह लीजिए कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको एड ऑन किया गया था। 13A कहता है, 31A सेव्स laws providing for acquisition of state agricultural reforms and takeover of management from challenge under Article 14 and 19. 31B validate acts and regulations specified in 9th schedule from judicial scrutiny. यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें बाकी सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल द लॉज प्लेस इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे आर वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड आर्टिकल 31C गिव्स प्रेसिडेंस टू डीपीएसपीज अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C ओवर आर्टिकल 14 एंड 19। ये बताता है 31C, ये इंपॉर्टेंट है कि जब डीपीएसपी में 39B और 39C की बात आएगी तो आर्टिकल 14 और 19 से इस पे उसको वरीयता दिया जा सकता है साथियों। इसके बाद है, यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मतलब राइट टू प्रॉपर्टी है करेंटली वो आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग एक लीगल राइट है, अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। अब यदि मान लीजिए कि कुछ बच्चों को या कुछ साथियों को ऐसा लगे कि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभी आप देखते हैं कि आय से अधिक संपत्ति रखने पर ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है, सरकार उस पर एक्शंस लेती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ लीगल राइट, कानूनी अधिकार है। आप उतनी संपत्ति होल्ड कर सकते हैं जिसके लिए आप ऑथराइज्ड हैं। लेकिन यही साथियों जब तक फंडामेंटल राइट था तो किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से यदि धन संपत्ति अर्जित किया हो तो सरकार उससे छीन नहीं सकती थी, ईडी सीबीआई वगैरह नहीं भेज सकती। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 33, 34 और 35 की तरफ बढ़े। आर्टिकल 33 ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फॉर फंडामेंटल राइट्स को, किनके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, टू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी या टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस, आईबी, रॉ, इनके लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कुछ हद तक ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ऐसा मेनली साथियों इस वजह से किया जाता है क्योंकि इन जगहों पर या इन फोर्सेस में डिसिप्लिन मेंटेन हो और ये प्रॉपर ड्यूटी कर सके। अब जैसे मान लीजिए कि फोर्सेस के लोगों को सुबह 4 बजे ड्रिल करना है, बाल छोटे रखने हैं। अब आप कहिएगा कि 4 बजे सोना मेरा मौलिक अधिकार है तो मैं सुबह 4 बजे उठूंगा नहीं, बाल नहीं कटवाऊंगा तो फिर हो गया कहानी, फिर तो आर्म फोर्सेस कर लिया अपना काम। तो यहां पर ये चीजें ऐसा किया जा सकता है क्योंकि उनको प्रॉपर ड्यूटी मेंटेन करवाना होता है और डिसिप्लिन मेंटेन रखना होता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है, मिलिट्री रूल से रिलेटेड, कि पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया। ये कहता है कि यदि किसी एरिया में, जैसे भी मणिपुर में हुआ था, तो आर्टिकल 34 की चीजें प्रावधान वहां लगेंगी। जिन जगहों पर आफस्पा लगा हुआ है उन जगहों पर आर्टिकल 34 के कानून लगेंगे। साथियों समझ सकते हैं, रिलेट करिएगा इसको कि जिन जगहों पे मार्शल लॉ लगता है या जिन जगहों पे संसद मार्शल लॉ लगाती है, आफस्पा लगाती है, उन जगहों पर या उन जगहों पर रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दैट इज आर्टिकल 34 एंड लास्ट इज आर्टिकल 35। ये कहता है lays down that the power to make laws to give effect fundamental right rests exclusively with parliament, not state legislature, ensure uniformity across India। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति एक्सक्लूसिवली किसमें होगी? पार्लियामेंट में होगी साथियों, स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं होगी। तो ये था हमारा पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अब आइए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आईएएस 2017 का प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्टेड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बेगार लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेगा। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है, नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी नहीं होगा, 29-30 में है। और चौथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, आर्टिकल 23 और 24 इनके अंतर्गत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड
4। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस 2018 का है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Right to ये कह रहा है प्राइवेसी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेट करके है, तो ये कौन से इसमें है? पहला है आर्टिकल 14, द प्रोविजंस अंडर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4, ये भी नहीं होगा। तीसरा है आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीज इन पार्ट 3, और चौथा है आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं होगा साथियों। कौन सा होगा? किसमें है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीज इन पार्ट 3, मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन और या मतलब इसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को हम देखते हैं। क्वेश्चन 3 2022 का है यूपीएससी का, विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विथ द पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Any public-minded person can be petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. कौन कौन सा आंसर होगा? Mandamus प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं लगेगा, तभी लगाया जा सकता है जब वह पब्लिक ड्यूटी को कर रहा हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा है मैंडमस मतलब ऑर्डर देगी जुडिशियरी, और क्यो वारंटो पब्लिक माइंडेड पर्सन के द्वारा लगाया जा सकता है पेटिशनर के रूप में किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ। तो आंसर है C1 और 3, सेकंड नहीं होगा। इस तरीके से साथियों आप देखेंगे कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद पॉलिटी से रिलेटेड मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। मैं वो पार्ट्स आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूं जो आप नॉर्मली किसी अन्य जगह ये वीडियोस में आप कहीं नहीं देखिएगा। न तो कोई कोचिंग वाला देता है, न तो कोई टीचर्स नॉर्मली इस पार्ट को जनरली छेड़ते हैं, क्योंकि ये पेड बैचेस में दिए जाते हैं। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवा रहा हूं, और मेरा यह प्रयास है साथियों कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको पॉलिटी से रिलेटेड कोई डाउट भी नहीं रह जाएगा। आप आसानी से आईएएस के साथ साथ भारत के किसी भी राज्य की परीक्षा में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं आप उसको कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी बच्चे को प्री और मेन से रिलेटेड कोई डाउट लगता है, कोई प्रश्न पूछना हो, तो मेरा मोबाइल नंबर इस पे दिया हुआ है, आप मेरे से सीधा संवाद कर सकते हैं। साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे मैं भी मोटिवेटेड हूं और आपके लिए इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, जिससे आपके सिलेक्शन में मेरा भी कुछ योगदान हो सके, आनंद आईएएस परिवार का कुछ योगदान हो सके। आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।